अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अमान साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो कराची लियारी से है। पेशे के अतबार से ये एक ट्रांसपोर्टर है और पिछले तकरीबन 20 से 22 सालों से ये मुख्तलिफ गाड़ियों को चलाते चले आए हैं। ये बताते हैं कि इस दौरानिए में बहुत सारे वाक़यात इनके साथ पेश आए। ख़ास तौर पे 2006-2007 का ये ज़िक्र करते हैं। ये बताते हैं कि मेरे पास उस वक्त एक कोस्टर मौजूद थी और वो जो कोस्टर थी, जब किसी को शादी में जाना होता था या किसी पिकनिक पे जाना होता था तो मेरी कोस्टर को बुक करवाया जाता था। तो वैसे ही मुझे एक बुकिंग मिली और वो बुकिंग इस तरह से थी कि मुझे बफर जोन से एक फैमिली को या एक पार्टी को पिक करना था और 2 दरिया पे सामने जहाँ पे बंगले मौजूद हैं वहाँ पे उनको लेके जाना था। वहाँ पे कोई शादी वगैरह थी या कोई फंक्शन था और वापसी लेके आना था। अब जब मैंने फैमिली को पिक करने के बाद वहाँ पे ड्रॉप किया तो रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था। इस फैमिली ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि वापसी निकलते हुए कम से कम 2 या 3 बज जाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास टाइम मौजूद था तो मैंने यही डिसाइड किया कि सामने जहाँ पे साहिल की पट्टी है या जहाँ पे लोग शिकार के लिए आया करते हैं, मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। 1-1.5 घंटे तक समंदर के सामने बैठा रहूँगा और जब ये फैमिली वापस जाने का बोलेगी या मुझे फ़ोन करेगी तो मैं वापस वहाँ पे आ जाऊँगा। खैर, ये समंदर पे या वो जो किनारा था 2006-07 में इतना प्रॉपर वो जगह बनी भी नहीं थी। ये वहाँ जाके बैठ गए और जब ये वहाँ पे जाके बैठे तो इत्तफाक से 2 लड़के बैठे हुए थे। लेकिन 15-20 मिनट के बाद ही वो जो 2 लड़के थे वो वहाँ से उठे और वापस चले गए। अब रात के तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम था और ये अकेले उस पट्टी पे या उस साहिल पे मौजूद थे। उस दौर में वहाँ पे लाइट्स ना होने के बराबर थी, बल्कि अब भी कहा जाता है कि उस एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ करता है। खैर, ये वहाँ पे बैठ गए और बैक टू बैक सिगरेट पीने लगे। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कोना है, इस कोने की तरफ से एक लड़की चलती हुई मेरी तरफ आ रही है। और ये जो लड़की है ये बड़ी मॉडर्न लड़की है, बहुत ही गोरी चिट्टी है, बहुत साफ़ सुथरे इसने कपड़े पहन रखे हैं और इसके साथ साथ इसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं। अब 2 दरिया पे या उस पट्टी में इस तरह की लड़की का नज़र आना बड़ी नॉर्मल सी बात है। आमतौर पे लड़कियां वॉक करने के लिए या वैसी टहलने के लिए भी अपने बंगलों से या अपने घरों से बाहर निकल आया करती हैं। लेकिन एक ताज्जुब की बात थी कि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और इस लड़की का अकेले इस वीराने में, इस अंधेरे में मौजूद होना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। चांद की शायद 14वीं रात थी और इसके अलावा घरों से भी लाइट्स थोड़ी सी यहाँ पे पड़ रही थी। बहरहाल जैसे जैसे वो लड़की मेरे बिल्कुल करीब पहुँची तो वाकई में वो बड़ी हसीन व जमील लड़की थी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी और इसके साथ साथ उसके चेहरे पे एक अजीब सी मासूमियत थी जो मौजूद थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे देख के ना सिर्फ मुस्कुरा रही है बल्कि एक अजीब सा रिस्पॉन्स है जो मेरी तरफ कर रही है। अब मैं बड़ा हैरान था क्योंकि मैं ड्राइवर आदमी था, ट्रांसपोर्टर आदमी था,
ना मेरे लुक्स अच्छे थे, ना मेरी ड्रेसिंग अच्छी थी, और ना ही मेरा कैलिपर इस तरह का था कि कोई लड़की, इतनी हसीन लड़की मुझे देखे और ना सिर्फ देखे बल्कि मुस्कुराए। मैं बड़ा हैरान था और मैं सोचने की या समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये कोई 2 नंबर या इस तरह की औरत तो नहीं है। इसी दौरानिए में पीछे की तरफ से हॉर्न बजा। अब मेरे बिल्कुल पीछे एक रोड मौजूद था और रोड के सामने बंगले बने हुए थे। खैर, जैसे ही हॉर्न बजा वो इस कदर ज़ोर से बजा कि बज़ाहिर ऐसा लगा कि कोई गाड़ी है जो एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गई है या फिर उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। ये बताते कि जैसे ही हॉर्न बजा और बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजा तो मैं एकदम से पलटा, और जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि एक गाड़ी है जो कि सफ़ेद कलर की गाड़ी है। शायद उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे, या फिर ये जो लड़के हैं ये तफरीहन बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस गाड़ी को चला रहे हैं। खैर, बहरहाल वो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर उस रोड से मेरे सामने से होते हुए गुजर गए। अब जैसे ही ये यहाँ से गुजर चुके तो दोबारा से मैंने उसी रास्ते पे या उसी किनारे पे उस लड़की की तरफ देखना शुरू किया। जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ या उस तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना कोई लड़की मौजूद है, न किसी लड़की का नामो निशान मौजूद है। इन 10-15 हार्डली 20 सेकंड्स के अंदर अंदर किसी लड़की का यहाँ से समंदर की तरफ जाना या फिर रोड की तरफ जाना मुमकिन नहीं था। भला इन 15-20 सेकंड के अंदर अंदर ये लड़की कहाँ गायब हो गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने समंदर के अंदर छलांग लगा दी हो, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो कम से कम उसके कूदने की या पानी की आवाज़ ज़रूर आती। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि मामला सही नहीं है। मैं फ़ौरन से खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके वापस से रोड की तरफ या बंगलों की तरफ मैंने चलना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने रोड की तरफ चलना शुरू किया, अभी मुश्किल से 5 या 10 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम लेके किसी ने मुझे पुकारा है। अब जैसे ही किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा तो पता नहीं मेरे जहन में क्या हुआ कि मैं एकदम से पलटा, और जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि वही लड़की जो अभी कुछ देर पहले मुझे नज़र आई थी या मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है, और उसने एकदम से देखते ही देखते अपना हाथ मेरे कंधे के ऊपर रख दिया। ये बताते हैं कि जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे कंधे के ऊपर रखा तो मुझे एकदम से शदीद सर्दी का एहसास होने लगा, और ऐसा लगने लगा कि मेरे कंधे पे किसी ने बर्फ़ रख दी है या फिर कोई बहुत ही ठंडी सी चीज़ है जो मेरे ऊपर रख दी गई है। अब मैंने जैसे ही उसके हाथ पे या उसके मज़ीद चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसके हाथों पे बहुत सारे बाल मौजूद हैं, और इसके साथ साथ उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ही मोटी मोटी सी उंगलियां हैं, जैसे कि आमतौर पे किसी रीछ की या किसी जानवर की उंगलियां हुआ करती हैं। अब मैं एकदम ब्लंट हो चुका था, मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं, कि इसी दौरानिए में देखते ही देखते ये जो लड़की थी, जो कि बड़ी खूबसूरत लड़की थी, इसका बड़ा हसीन चेहरा था, उसका जो चेहरा था उसकी रंगत एकदम से बदलना शुरू हुई, और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर देखते ही देखते उसका जो चेहरा था वो किसी 70 या 75 साल की बूढ़ी औरत की शक्ल में तब्दील हो चुका था। एकदम से उसके चेहरे पे हज़ारों झाइयाँ नज़र आने लगी थी, और देखते ही देखते उसकी आंखों के गिर्द बहुत सारे हल्के नमूदार हो गए थे। इस हालत में भी मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने तौर पे एकदम से जो भी मुझे कुरानी आयत आती थी वो पढ़ना शुरू की। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने कुरानी आयत को पढ़ना शुरू किया तो एकदम से उसने अपना हाथ मेरे कंधे से हटाया, और ना सिर्फ अपना हाथ कंधे से हटाया, आहिस्ता आहिस्ता करके वो पीछे हटने लगी। अब ये बड़ा ही बेहतरीन मौका था। मैं भी एकदम से पलटा, और ना सिर्फ पलटा, मैंने बहुत तेज़ी से रोड की तरफ या उन बंगलों की तरफ भागना शुरू कर दिया
जहाँ पे मैंने उस फैमिली को उतारा था। खैर जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं उस बंगले के सामने पहुंचा तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे और उन्होंने जब मेरी इस तरह की हालत देखी, मुझे पसीने में शराबोर देखा और मेरे चेहरे पे शदीद खौफ महसूस किया, तो एकदम से मेरे करीब आए। उन्होंने मुझे संभाला, मुझे पानी वगैरह पिलाया और मुझसे पूछा कि भाई एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप इस कदर बुरी हालत में भागते चले आ रहे हैं। खैर कुछ देर बाद जब मेरे होश बहाल हुए तो मैंने उन गार्ड्स को सारा का सारा वाकया बताया। वो गार्ड्स कहने लगे कि भाई यहाँ पे इस औरत का नज़र आना बड़ी नॉर्मल सी बात है और अब से नहीं, पिछले 20 से 25 सालों से बहुत सारे लोगों ने रात के 2 या 3 बजे इस पॉइंट के ऊपर एक औरत को देखा है जो पहले बड़ी हसीन व जमील नज़र आती है और कुछ देर के बाद देखते ही देखते उसकी शक्ल एक भयानक औरत की शक्ल में तब्दील हो जाती है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप उससे बच के खैरियत से यहाँ पे वापस आ चुके हैं। इसी तरह ये दूसरा वाक़या शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि 2010 और 11 में ये एक ट्रक चलाया करते थे और ये जो ट्रक था ये बेसिकली लोडिंग ट्रक था। एक शहर से दूसरे शहर सामान लेके जाना या फिर अगर आपको कोई भी एक शहर से दूसरे शहर में काम है तो लोग इनसे रब्ता किया करते थे। इनके ट्रक को पूरे पूरे हफ्ते के लिए 10-10 दिनों के लिए बुक किया जाता था। इसी तरह इनको एक सामान दिया गया और ये जो सामान था ये हैदराबाद से या उसके करीब से इनको पिक करना था और वापसी में इस सामान को कराची साइट एरिया के अंदर पहुंचाना था। ये जो भी सामान था ये मशीनों पे मुश्तमिल था और इनके साथ इत्तफाक से उस रात ना कोई असिस्टेंट मौजूद था ना ही कोई हेल्पर मौजूद था। और ये भी बताते हैं कि हैदराबाद जाने में या हैदराबाद से आने में आम तौर पे इनको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी, क्योंकि हैदराबाद से कराची जाना और कराची से हैदराबाद आना ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे लगा करते थे। खैर जब ये सामान को लोड करके हैदराबाद से निकले तो रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था और इनका यही ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे तक या फिर 3 बजे तक मैं कराची के अंदर पहुंच जाऊंगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने आधे या 1 घंटे का सफ़र तय किया तो मैंने देखा कि जो हाईवे है इस हाईवे से लेफ़्ट साइड पे जो खाली एरिया है उस खाली एरिया की तरफ से 2 औरतें जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं या फिर अबाया पहना हुआ है वो एकदम से रोड की तरफ आई हैं और रोड की तरफ आके वो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही हैं। अब ऐसा नॉर्मली पहले भी हुआ करता था, अभी भी हुआ करता है कि हाईवे के ऊपर उल्टे सीधे काम हुआ करते हैं। इन्होंने ये सोच के उनको ना लिफ्ट दी ना रुके कि हो सकता है ये उल्टी सीधी औरतें हों। खैर ये उनको इग्नोर करते हुए उनके सामने से आगे बढ़ गए। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था तो एकदम से मुझे जो अपनी तबीयत थी भारी सी महसूस हो रही थी। शुरू में मैं समझा कि शायद मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है या हाई हो गया है और जब भी मेरी ऐसी तबीयत होती थी या मुझे भारी भारी महसूस होता था तो मैं कोशिश करता था कि ट्रक को किसी साइड में किसी सुकून की जगह पे रोक के कुछ देर के लिए आराम कर लूं। अब मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा पॉइंट आए, कोई ऐसा होटल आए, कोई ऐसा ढाबा आए जहाँ पे रुक के मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकूं। लेकिन इत्तफाक से 15 मिनट तक कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई। बिलाखिर 15 मिनट के बाद इनको एक जगह नज़र आना शुरू हुई और बाज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा ढाबा है जो किसी ने खोल रखा है। खैर जैसे ही ये उस ढाबे के सामने पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक पलंग पड़ा हुआ है और एक छोटा सा कमरा है
जो कि शायद होटल है। बज़ाहिर वहाँ पे ना कोई अंदर नज़र आ रहा है, न किसी का नामो निशान मौजूद है, लेकिन एक पलंग पड़ा हुआ है और एक बल्ब जल रहा है। अब इनकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, क्योंकि इनकी तबीयत डाउन थी। ये फ़ौरन से ट्रक को रोक के नीचे उतरे और सबसे पहले ये जो चारपाई थी वहाँ पे जाके बैठ गए। ये बताते हैं कि मुझे चक्कर से महसूस हो रहे थे, तबीयत भारी भारी लग रही थी, तो मैंने अंदर जाने की भी जहमत नहीं की। मैं फ़ौरन से चारपाई पे जाके लेट गया और जैसे ही मैं चारपाई के ऊपर लेटा तो अल्लाह जाने कि मेरी एकदम से आंख लग गई। इस बात पे मैं आज भी हैरान होता हूँ कि भला मेरी आंख कैसे लग सकती थी, क्योंकि मेरा जो काम था वो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था और मेरे पास लाखों रुपए का सामान हुआ करता था। बहरहाल जब मेरी आंख लगी और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब मंजर देखा और मैंने देखा कि मैं एक कमरे के अंदर मौजूद हूँ, जो कि बहुत बड़ा सा कमरा है और बाज़ाहिर देखने से कोई लंबी सी आरामगाह या कोई मुसाफिर खाना लग रहा है। इस मुसाफिर खाने के चारों तरफ बहुत सारे लंबे लंबे लोग खड़े हुए हैं, जिनके जो कद है वो तकरीबन 7 साढ़े 7 फीट के दरमियान है और सबके जो चेहरे हैं वो नकाब से ढके हुए हैं। सब मेरे चारों तरफ मौजूद हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मेरे मौजूद होने पे हैरान हैं। सब मेरे बारे में कुछ अजीब सी ज़बान में बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो सोच रहे हों या पूछ रहे हों कि आखिर ये कौन आदमी है। इसी दौरानिए में एकदम से 2 औरतें जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं वो नमूदार होती हैं और जैसे ही वो 2 औरतें कमरे के अंदर आती हैं तो मेरे करीब आके बोलती हैं कि जब हमने तुमसे मदद मांगी थी तो तुम नहीं रुके, तो अब जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है तो तुम यहाँ पे आके क्यों रुके हो? ये हमारी जगह है, यहाँ पे हम रहा करते हैं, इसी वक्त उठो और यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो 2 औरतें इस तरह की बात बोलती हैं तो एकदम से मेरी आंख खुली। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं उसी पलंग पे उसी ढाबे के सामने रात के औकात में सो रहा था। खैर मैं उठ के बैठा और जब मैं उठ के बैठा तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक के बराबर में 2 बहुत ही खौफनाक शक्लों की मालिक औरतें खड़ी हुई हैं। उन्होंने भी ब्लैक कलर के ड्रेस पहन रखे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये वही औरतें हैं जिन औरतों ने मुझसे मदद मांगने की या लिफ्ट मांगने की कोशिश की थी, और वो मुझे हाथ के इशारे से कह रही हैं कि जैसे यहाँ से उठो, अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चले जाओ। ये बताते हैं कि मैं फ़ौरन से उठा और जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी वो पढ़ते हुए डरते डरते जैसे तैसे ट्रक के अंदर जाके बैठा और ट्रक में बैठने के बाद मैंने ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। जब मैं कराची के अंदर पहुंचा तो मुझे 103, 104 बुखार हो चुका था और मेरी समझ से बाहर था कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये कौन सी जगह थी मैं जहाँ पे रुका था, ये कौन सा ढाबा था जहाँ पे मैं रुका था। खैर जब मैं घर आया तो मैंने अपने घर वालों को, ख़ास तौर पे अपने वालिद को सारा का सारा किस्सा सुनाया। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया और वो कहने लगे कि मेरे ख्याल में तुम्हारा जो सामना हुआ था वो जन्नात से या उनके कबीले की ख़वातीन से हुआ था। वो तुम्हारी मदद हासिल करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि तुमने उनकी मदद नहीं की थी तो शायद इसी वजह से वो जो जिन्नी थी वो नहीं चाहती थी कि तुम उस ढाबे पे या उस जगह पे आराम करो। ये बताते हैं कि उसके बाद से भी मुतादिद बार मेरा उस जगह से गुज़र हुआ, लेकिन उसके बाद ना मुझे कभी वो ढाबा नज़र आया, ना वो जगह नज़र आई और ना ही वो 2 औरतें जो काले लिबास में मौजूद थीं नज़र आईं। गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये दोनों की दोनों स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, ख़ास तौर पे मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे।
अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह के हवाले।